नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है द क्रूसेड्स। द क्रूसेड्स क्या हैं? अगर हम बात करें मध्यकालीन विश्व इतिहास की, तो उसमें 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य क्रिश्चियन वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में जो होली साइट जेरूसलम है, उसके कंट्रोल को लेकर जो धर्म युद्ध लड़े गए, उन्हीं को कहा जाता है द क्रूसेड्स। तो बेसिकली जेरूसलम के कंट्रोल के लिए क्रिश्चियन वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच के धर्म युद्ध हैं, उन्हीं को क्रूसेड कहा जाता है। और ये 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य लगभग 200 सालों तक चले। तो कोई एक वॉर नहीं था ये, इसमें बहुत सारे दर्जनों वॉर थे जिनको क्रूसेड कहा जाता है। और क्रूसेड का मतलब ही होता है धर्म युद्ध, और क्रूसेडर का मतलब होता है धार्मिक योद्धा। जो क्रिश्चियन जो योद्धा जो जेरूसलम के कंट्रोल के लिए इस्लामिक वर्ल्ड पे अटैक कर रहे थे, उन्हीं को क्रूसेडर्स कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बात मैंने बता दी आपको, क्रिश्चियन वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में जेरूसलम के स्पेसिफिकली कंट्रोल के लिए युद्ध लड़े गए थे। जेरूसलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप आगे समझेंगे, और जेरूसलम के लिए विवाद तो आज तक चलता आ रहा है, आप जानते ही हैं। आप बार बार इजराइल, गाजा और आसपास के अरब कंट्रीज़ का इजराइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बार बार देखते ही हैं, पढ़ते ही हैं। तो आपको पता होगा कि जेरूसलम एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है मिडल ईस्ट के अंदर। तो वो हम समझेंगे आज कि क्या है उसका रीजन। 1096 में पहला क्रूसेड शुरू हुआ था और 1291 में ये क्रूसेड का जो पीरियड है उसको अंत मान लिया जाता है। ये जो समय था, इसको अंत क्यों माना जाता है समझ में आ जाएगा लास्ट में आपको, कि जिस इलाके में इन क्रूसेड्स ने अपना कंट्रोल पा लिया था उसको जो इस्लामिक रूलर्स थे उन्होंने 1291 में आते आते वो जगह खाली करवा ली थी और क्रूसेडर्स को वहां से भगा दिया था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि आगे चल के भी छोटे छोटे माइनर क्रूसेड्स हुए हैं, छोटे छोटे युद्ध हुए हैं जिनको इतना इंपॉर्टेंस हालांकि नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी 16वीं शताब्दी तक क्रूसेड्स चले हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, अब 16वीं शताब्दी आते आते जो जिस रीजन की वजह से ये क्रूसेड्स हो रहे थे, वो बड़ा रीजन था रोमन कैथोलिक चर्च का। एक तरीके से जो प्रभाव था पूरे यूरोप में, रोमन कैथोलिक चर्च की लीडरशिप में ही, वहां का जो पोप हुआ करता था उसके कहने पे ही जो यूरोपियंस थे वो क्रूसेड्स को लेके यहाँ मिडिल ईस्ट तक अटैक करते थे। तो उसकी जो सत्ता है, पोप की जो अथॉरिटी है, वो डिक्लाइन हो गई। बाद में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो गया, यानी कि जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन है उसका भी हो गया। प्रोटेस्टेंट आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में ही एक सेक्टर है, जैसे कैथोलिक अलग है, प्रोटेस्टेंट अलग हैं। इन लोगों ने चैलेंज किया रोमन कैथोलिक चर्च के जो एक तरीके से जो उसकी अथॉरिटी है, वो जिस तरीके से उसका एक तरीके से आप कहें पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उसको चैलेंज किया। तो बाद में ये रिलीजन है वो अलग हो गया था। तो धीरे धीरे ये धार्मिक युद्ध, ये क्रूसेड्स खत्म हो गए। और मानने वालों का क्या कहना है कि 1095, 1096 से लेकर 1291 तक बड़े बड़े क्रूसेड्स हुए। हालांकि ऐसे बात करें तो 9 क्रूसेड्स माने जाते हैं। कई बार आपको 8 बताया जाएगा, लेकिन 8 ज्यादातर जगह 8 ही लिखा होगा, क्योंकि 2 क्रूसेड्स को एक मान लिया जाता है, छठे और सातवें क्रूसेड को, पांचवें और छठे को सॉरी। तो 8 या 9 मान लीजिए बड़े क्रूसेड हुए। उसके अलावा मल्टीपल छोटे छोटे दर्जनों की संख्या में और भी क्रूसेड्स हुए, धर्म युद्ध हुए। इन क्रूसेड्स के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड की। टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे करके, एक एक करके आगे कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। तो आप यहाँ पे जल्दी से हड़बड़ाहट मत रखिएगा कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, समझ में आ जाएंगी। पहले आप आइए इस मैप की तरफ। देखिए, ये था रोमन अंपायर, ग्रेट रोमन अंपायर, बहुत बड़ा साम्राज्य था। आप जानते हैं कि मेडिटेरियन के आसपास का सारा एरिया इनके कंट्रोल में था। इधर आप देख रहे हैं यूरोप को, इधर आप देख रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, इधर देख रहे हैं आप एशिया को। तीनों कॉन्टिनेंट में फैला हुआ रोमन अंपायर बहुत बड़ा साम्राज्य था। चौथी शताब्दी आते आते ये रोमन अंपायर 2 भागों में टूट गया। इधर वाले हिस्से को कहा जाने लगा वेस्टर्न रोमन अंपायर, और वेस्टर्न रोमन अंपायर की राजधानी हुआ करती थी रोम। इटली का जो इटली की आज राजधानी है रोम, वही इसकी राजधानी थी। अगर बात करें ईस्टर्न पार्ट की, तो इसको कहा जाने लगा था ईस्टर्न रोमन अंपायर, और इसी को बाद में बाइजेंटाइन अंपायर भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये वेस्टर्न रोमन अंपायर है, ये तो 6ठी शताब्दी में आते आते खत्म हो गया। ठीक है, इसको ये तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ये ईस्टर्न रोमन अंपायर, जिसको बाइजेंटाइन अंपायर कहा जाता है, इसका शुरुआत तो होती है 4ठी शताब्दी में, 4th सेंचुरी से लेके आगे चल के ये 1453 तक चला है भाई। 1453 एडी में आके ये समापन हुआ है इस अंपायर का। आज हमारा टॉपिक में इसी का मेन मुद्दा रहेगा।
इसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि आज का इस्तांबुल शहर इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये जो अंपायर है बाइजेंटाइन अंपायर, इसी के ऊपर हमारा रहेगा फोकस। ये बाइजेंटाइन अंपायर जो है ये क्रिश्चियन अथॉरिटी के कंट्रोल में हुआ करता था। आपको बहुत बड़ा रोमन अंपायर दिख रहा है आगे आके। ये कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जो अंपायर है ये काफ़ी बड़ा रहेगा, 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी तक बहुत पावरफुल अंपायर रहेगा। लेकिन ओवर द ईयर ये बाइजेंटाइन अंपायर जो है ये कमज़ोर हो जाएगा। और कमज़ोर क्यों हो जाएगा कि जो सेल्जुक तुर्क हैं, ये तुर्क जो हैं इस अंपायर को बार बार यहाँ पे इसके ऊपर कैंपेन करेंगे। और ये जो इलाका एक समय पे ये जो इलाका बाइजेंटाइन के कंट्रोल में था, अब अरब खलीफाट इसको छीन लेंगे और बाइजेंटाइन इधर सिमट के रह जाएगा। अगर आपको इधर भी बाइजेंटाइन दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि वेस्टर्न रोमन अंपायर तो खत्म हो गया था, तो ईस्टर्न ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया बार बार इसके ऊपर अटैक करके। ठीक है, तो ये है जेरूसलम। इस जेरूसलम के लिए अब लड़ाइयाँ होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि एक समय ये बाइजेंटाइन का हिस्सा था, यानी कि रोमन अंपायर का हिस्सा था। अब ये अरब लोगों के कंट्रोल में चला गया है, इस्लामिक रूलर्स के अंडर में चला गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होली साइट है। अब इसी के लिए लड़ाई होगी। और लड़ाई कब से शुरू होगी? देखिए 11वीं शताब्दी में 1081 आते आते इस जगह पे पहले तो काफ़ी केओस, काफ़ी सिविल वॉर हो रहे थे बाइजेंटाइन अंपायर में, जब वीक हो गया था तब। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, एक बड़ा मिलिट्री जर्नल आता है जिसका नाम है एलेक्सियस, है ना। एलेक्सियस जो है ये खुद को राजा घोषित कर देता है, एम्परर घोषित कर देता है। एलेक्सियस फर्स्ट की सत्ता शुरू हो जाती है बाइजेंटाइन में। लेकिन बाइजेंटाइन अब इतना बड़ा नहीं है। बाइजेंटाइन है ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल वाला इलाका, एशिया माइनर यानी कि आज के टर्की वाला इलाका, यहाँ पे बाइजेंटाइन अंपायर था। अब बाइजेंटाइन अंपायर अब चाहता था, एलेक्सियस चाहता था कि ये जो इलाका है अरब खलीफाट ने हमसे छीन लिया है, ये फिर से हमारे कंट्रोल में आ जाए। और इसी के लिए एलेक्सियस ने अपना एक एनवॉय भेजा, अपने एम्बेसडर का एक दल भेजा पोप अर्बन सेकंड के पास। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। पोप अर्बन सेकंड ये उस समय जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका हेड पोप थे। ठीक है, 1095 में इन्होंने कहा कि हमें हमारा जो टर्किश थ्रेट है हमारे ऊपर, और जो इलाके हमसे छीन लिए गए हैं, जेरूसलम और ये जो हमारी होली साइट्स हैं ये छीन ली गई हैं, हमें इनको वापस से पाना है, हमें इनको फिर से कंट्रोल में करना है, तो इसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। ये पोप को कहा, किसने? एलेक्सियस ने, अपने एनवॉय भेज के। अब नवंबर 1095 में एक काउंसिल बुलाई गई पोप के द्वारा, अर्बन सेकंड के द्वारा, और पोप ने कहा, सभी वेस्टर्न क्रिश्चियंस को कहा कि अब हमारा समय आ गया है, हम इतने पावरफुल हो चुके हैं कि हमें जो बाइजेंटाइन की मदद करके जो हमारी जो होली लैंड है, स्पेशली जो जेरूसलम है, उसको हमें फिर से हमारे कंट्रोल में ले लेना चाहिए। ये हमारा मोटिव है। इसके लिए हम सभी को हथियार उठाने पड़ेंगे, हमें एक बहुत ही बड़ी होली वॉर लड़नी पड़ेगी इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ। ये था, और इसी इवेंट को माना जाता है बिगनिंग ऑफ द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स के लिए ये एक तरीके से आगाज हो चुका था। ये एक तरीके से आह्वान किया था पोप अर्बन सेकंड ने कि आप सभी आइए और हम सबको मिलके एक वॉर लड़ना है। तो ये बात मानी जाती है। और उसके बाद पोप के कहने पे सभी मिलिट्री के लोग और साथ साथ ऑर्डिनरी सिटीजन जो कॉमनर थे वो भी इस युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक वॉर लड़ने के लिए इस तरीके के कपड़े पहने जिसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ था, और वो अब एक धर्म युद्ध लड़ने जा रहे थे। पोप ने जिस तरीके से उनको कहा था, जो चीज़ें उनको गाइड की थी कि हमें जेरूसलम के ऊपर फिर से कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें कितनी भी मारकाट किस तरीके से भी मचानी पड़े हम करेंगे। तो उसके बाद होते हैं क्रूसेड्स। ये मैप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूसेड्स शुरू हुए, पहला जो देखिए, अब पहले तो इस मैप को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये जो एरिया है जो हल्का पिंक कलर में दे रखा है, ये क्रिश्चियन लैंड है, क्रिश्चियंस के कंट्रोल में था। इसमें आपको दिख रहा है ये बाइजेंटाइन का भी इलाका है। बाइजेंटाइन बहुत छोटा सा अंपायर हो चुका था इस समय। ये जो येलो कलर का मैप है ये दिखा रहा है इस्लामिक जो मुस्लिम लैंड है उसको, जो इस्लामिक रूलर्स के कंट्रोल में हुआ करता था। इसमें आपको सब दिखेंगे, ये इलाके जेरूसलम वाले इलाके सब थे। अब ये जो रेड कलर का मैप दिख रहा है ना आपको, तीसरा किंगडम एस्टेब्लिश बाय द क्रूसेडर्स, ये देखिए इसमें एडिसा, एंटियोच, ट्रिपोली, एक्रे और जेरूसलम, ये वो इलाके थे जो क्रूसेड्स ने शुरुआती जो लड़ाइयाँ थी, पहला, दूसरा और तीसरा क्रूसेड्स, उसमें इनको अपने कंट्रोल में ले लिया था, एडिसा को, एंटियोक को, ट्रिपोली को और जेरूसलम को। तो ये इनको कहा जाता है किंगडम ऑफ क्रूसेडर्स।
अब ये रास्ते दे रखे हैं आपको। बाकी पहला जो क्रूसेड्स हुआ 1096 में ये शुरुआत हुई थी। ये यहाँ पे देखो, यहाँ से चले, मल्टीपल रास्तों से चले, क्योंकि उस समय के जो भी राजा थे, जिनकी भी आर्मी थी, वो उनको लीड कर रही थी, और आम आदमी भी यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आए और ये कॉन्स्टेंटिनोपल पहुँचे। कॉन्स्टेंटिनोपल से ज़मीनी रास्ते आए, और कॉन्स्टेंटिनोपल आने के बाद यहाँ से इन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया। एंटियोक में आए, फिर ट्रिपोली को, जेरूसलम को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया। ये पहला क्रूसेड था। ऐसे ही दूसरा क्रूसेड यहाँ से शुरू हुआ मेन वाले इलाके में। ये होली रोमन अंपायर अलग है भाई, इसको कंफ्यूज मत होना। रोमन अंपायर, ईस्टर्न रोमन अंपायर, वेस्टर्न रोमन अंपायर अलग हैं। होली रोमन अंपायर आज के जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो इलाका है वो अलग हुआ करता था, ये अलग है। फिर देखिए तीसरा क्रूसेड और चौथा क्रूसेड जो है वो अलग है। ये तो कैंपेन कॉन्स्टेंटिनोपल पे ही था, इसको हम अलग से पढ़ेंगे लास्ट में। तो ये इस मैप को आप ध्यान से देखिए कि ये रास्ते देखें। रास्ते चलो इतने इंपॉर्टेंट हैं भी नहीं, बात ये है कि यहाँ पे क्रिश्चियन लैंड की तरफ से यहाँ पे क्रूसेडर्स आए और उन्होंने इस्लामिक जो कंट्रोल में जो ज़मीन थी उस समय जेरूसलम की, उसके ऊपर अपना धावा बोला, इसके पूर्ण फिर से अपने कंट्रोल पाने के लिए। ठीक है, अब इसको समझिए क्या क्या हुआ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जेरूसलम बार बार आ रहा है, और जेरूसलम के लिए 200 साल तक लड़ाइयाँ चली। जो जेरूसलम के लिए 200 साल से नहीं, 1000 साल से लड़ाई चल रही है। जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट है अब्राहमिक रिलीजन के लोगों के लिए। अब्राहमिक रिलीजन कौन सा है? जिसमें अब्राहम जिन धर्मों के एक तरीके से पितामह माने जाते हैं, और वो 3 धर्म कौन से हैं? जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जुडाइज्म जो है उसमें जेरूसलम को सबसे होलीएस्ट साइट माना जाता है, और जुडाइज्म के जो लोग हैं, यहूदी लोग जो हैं, और आज के समय तो जेरूसलम आप जानते हैं जुडाइज्म के लोगों के ही कंट्रोल में है, इजराइल के ही कंट्रोल में है। ये वाला इलाका जो है जेरूसलम यहाँ पे है, और यहाँ पे इजराइल ने अभी इसको कंट्रोल में ले रखा है। और ये कहते हैं कि 10वीं शताब्दी बीसी से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो प्रोफेट्स हैं, वो यहीं पे रहते आए हैं। तो ये हमारे लिए सबसे होली साइट है। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं वो मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का चाइल्डहुड यहीं पे बीता और उनके क्रूसिफिकेशन भी यहीं पे हुआ, तो उनके लिए भी ये बहुत होली साइट है। ठीक है, इस्लाम के लिए ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट साइट है आफ्टर मक्का एंड मदीना। मक्का मदीना उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो प्रोफेट मोहम्मद साहब हैं, उनकी जो स्वर्ग की जर्नी है वो यहीं से, जेरूसलम से ही शुरू हुई थी, इसीलिए इनके लिए ये तीसरी सबसे होली साइट है। तो तीनों ही धर्म के लोग जो हैं अपना एक तरीके से इसके ऊपर अधिकार सिद्ध करते हैं, तीनों ही बताते हैं, और तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है भी। अब इसके कंट्रोल के लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। देखिए, इजराइल तो पहले था ही नहीं, इजराइल तो नाम का देश था नहीं। बहुत पुरानी 10वीं शताब्दी बीसी में ये कहते हैं कि इजराइल यहाँ पे देश था। ठीक है, और अब इजराइल है। पैलेस्टाइन और इजराइल इसी रीजन को बोलते हैं। इसको लेवांट भी बोलते हैं, इसको कैनान भी बोलते हैं, द होली लैंड भी बोलते हैं। जब साल 1948 में यूएन का चार्टर आया और इजराइल एक नया देश बना था, तो इधर वाला हिस्सा, ये गाजा और ये वाला इलाका, काफ़ी बड़ा इलाका दिया हुआ था उस समय पैलेस्टाइन को, और कुछ हिस्सा दिया था यहाँ पे इजराइल को। तो उस समय जेरूसलम के कंट्रोल के ऊपर जब बात आई तो यूएन ने कहा कि ये इंटरनेशनली जो है इसको एक तरीके से गवर्न किया जाएगा। इसमें न तो इजराइल इसको गवर्न करेगा, न ही पैलेस्टाइन करेगा, लेकिन पावर से, फोर्स से इजराइल आज इसको कंट्रोल करता है। इजराइल ने 1967 के बाद से जेरूसलम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, तो ये है इजराइल का। आप देखें तो ये अल अक्सा मॉस्क है, काफ़ी अभी चर्चा में थी कुछ समय पहले। ये जूइश क्वार्टर है, यहाँ पे इसको टेंपल माउंट भी कहते हैं यहाँ पे इस इलाके को। उसके अलावा ये मुस्लिम क्वार्टर है, ये क्रिश्चियन क्वार्टर है। सब लोग यहाँ पे एक तरीके से, तीनों की होली साइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ओल्ड सिटी जेरूसलम का एक तरीके से मैप है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और अब तो देखिए ये लड़ाई जो है यहूदी वर्सेस इस्लाम हो चुकी है वहाँ पे काफ़ी हद तक, लेकिन पहले ये लड़ाई अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के बीच में हुआ करती थी। कभी क्रिश्चियन वर्सेस यहूदी होती थी, कभी क्रिश्चियन वर्सेस यहाँ पे इस्लाम हुआ करती थी। तो ये जो लड़ाई है क्रूसेड वाली, यहाँ तो इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियन ही है। ठीक, फर्स्ट क्रूसेड जो है इसमें 4 आर्मी जो हैं ये आई। इसमें देखो रेमंड ऑफ सेंट गिली, ये देखिए पुराने जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है उसको जब टूटा तो वहाँ पे छोटे छोटे किंगडम बने थे, उनकी बात है। सेंट गिली है, बुलियन है, वर्मेडोइस है, ह्यू ऑफ वर्मेडोइस, और टर्नांटो, बोहेमैंड ऑफ टर्नांटो। ये जो राजा हैं यहाँ के और ये जो आर्मियाँ हैं, ये चारों आर्मीज आके यहाँ पे इन्होंने लीड किया, और ये अगस्त 1096 में पहुँच चुकी थी बैजेंटाइन।
क्योंकि बाइजेंटाइन से ही इनको अपना रियल कैंपेन शुरू करना था। बाइजेंटाइन ने ही इनको एनवॉय भेजा था कि चलिए हम एक तरीके से फिर से मुस्लिम वर्ल्ड को फतेह करते हैं और हमारी साइट्स को वापस लेते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट एक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा कि बाइजेंटाइन जो है इस इलाके को अपने कंट्रोल में करना चाहता था और इनके बीच में एक पॉलिटिकल एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। वेस्टर्न जो लोग आएंगे क्रूसेडर्स का एक तरीके से लेके आएंगे, क्रूसेडर्स आएंगे और बाइजेंटाइन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहेगा, जिसकी वजह से चौथा क्रूसेड भी होगा। लेकिन ये आते थे हर बार बाइजेंटाइन ही और बाइजेंटाइन की आर्मी को लेके ये अपना अटैक करते थे। एक फेमस प्रीचर था उस समय जो कॉमन लोग जो थे, जो नॉन मिलिट्री के लोग थे, उनको लीड कर रहा था। उसका नाम था पीटर द हर्मिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बातें जो हैं लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती थी और इसका भी यही था कि हमें जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेना था। और ये एक प्रीचर था और इसकी बातें जो है लोगों को इस तरीके से ये लोगों को लीड करता था कि आम आदमी भी इस धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाता था। हालांकि पोप अर्बन II का ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन ये आर्मी को साथ साथ लीड करता हुआ जा रहा था और ये भी क्रूसेडर्स में शामिल था। तो पहला क्रूसेड्स जो है, जब शुरुआत में क्रूसेडर्स जो हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, जो तुर्किश फोर्सेस हैं उनके साथ भिड़ गए, ये हुए सिबोटस में। सिबोटस जगह है, उस समय ही जो टर्की से आगे निकलते ही सिबोटस वाली जगह आती है, वहाँ पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद मई 1097 में पूरे क्रूसेडर्स की फोर्सेस जो हैं वो बाइजेंटाइन के पास पहुँच गई। हालांकि देखिए फोर्सेस पहुँचना क्या, इतना लंबा रास्ता था ना, ये इतना लंबा रास्ता था कि बहुत सारे हजारों की संख्या में क्रूसेडर्स तो रास्ते में ही भूख प्यास से मर गए। बहुत सारे लोग इतने यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि खाने का सामान इनका ख़त्म हो गया, इनके पास पानी पीने के लिए पानी नहीं था। ये काफ़ी सारे इस तरीके के रीजन आ रहे थे, समुद्र के रास्ते आ नहीं रहे थे, रास्ते में और भी काफ़ी सारी इनको दिक्कतें आ रही थी। तो बहुत सारे लोग मरे गए, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे और अचानक से उन्होंने इस तरीके से धावा बोला कि जो टर्किश फोर्सेस थी उनको पता ही नहीं था उस समय ऐसा तो कुछ था नहीं कि उनको पहले से न्यूज़ मिल जाए, कोई अपडेट मिल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, हम पे अटैक होने वाला है। सैटेलाइट्स तो थी नहीं, तो ऐसा तो है नहीं, तो उनको पता नहीं था। तो अचानक से जो सरप्राइज अटैक हुआ, इसकी वजह से बाइजेंटाइन अलाइज के साथ मिलकर क्रूसेडर्स ने शुरुआत में बहुत बुरी तरीके से मारकाट मचाई और यहाँ पे टर्किश फोर्सेज को यहाँ से सेल्यूजुक कैपिटल जो हुआ करती थी उसमें एनाटोलिया और ये निशिया, इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। शुरुआत में ही इनको सरेंडर करा दिया, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जून 1099 आते आते क्रिश्चियन फोर्सेस ने जेरूसलम को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ के गवर्नर को एक तरीके से सामने सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद देखिए गवर्नर ने सरेंडर कर दिया था, तो सरेंडर करने के बाद वहाँ के आम लोगों को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी यह जो टर्नसेड जो था उस समय, ये एक तरीके से लीडर था इनका क्रूसेडर्स का, उसने वचन दिया था कि हम आपको मारकाट नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी तरीके का कत्लेआम नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्रूसेडर्स जो है इतने अग्रेसिव थे, इतना गुस्से में थे कि उन्होंने जो यहाँ के जो लोग थे, जेरूसलम के लोग थे, बच्चे बूढ़े औरतें, सबको मारकाट मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको विक्ट्री का इस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, एक तरह से अपनी विक्ट्री को बहुत बुरी तरीके से मारकाट मचाई उन्होंने। तो ये पहला क्रूसेड इस तरीके से खत्म हुआ। खत्म क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने 4 किंगडम बसा लिए थे। एडिसा भी इनके कंट्रोल में आ गया था, एंटीओक भी आ गया था, ट्रिपोली, एकर, जेरूसलम, ये चारों इसकी जगह में, एकर नहीं और बाकी चारों जो है इनको अपना किंगडम बना लिया था। तो 4 किंगडम थे जिनको कहा जाता है किंगडम ऑफ क्रूसेड्स, यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुके थे। इन क्रूसेड्स के बाद क्या होता है, ये चारों जब इनके कंट्रोल में आ गए तो ये बाकी लोग हैं वो काफ़ी सारे लोग तो वापस चले गए। अब जिस रास्ते से आए थे वापस वहीं चले गए, जो उनको पता चल गया कि हमने जेरूसलम को फिर से कैप्चर कर लिया है, जेरूसलम हमारे कंट्रोल में आ गया है। अब यहाँ पे अपने लोगों को ये बिठा के चले गए, सत्ता उनको दे दी। अब क्या होता है, 1130 तक तो ये लोग क्या है कि मज़े से अपना रूल कर रहे थे। चारों जो रूलर जो स्टेट थे, क्रूसेड स्टेट्स थे, आराम से चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो है मुस्लिम फोर्सेस ने रिटेलिएट करना शुरू किया और इन्होंने एक क्या है धर्म युद्ध शुरू किया, जिस जिहाद के रास्ते होते हुए कि किसी भी तरीके से जो क्रिश्चियंस हैं उनको यहाँ से मारो। ठीक है, तो जो होली वॉर शुरू हुआ क्रिश्चियंस के खिलाफ, तो इन्होंने एक के बाद जो ये जो इलाके थे, सबसे पहले एडिसा पे अटैक किया और सेल्जुक जनरल जांगी नाम का एक व्यक्ति था जिसने 1144 में मौसूल का गवर्नर था उस समय, इसने एडिसा को अपने कंट्रोल में ले लिया। क्रूसेड स्टेट जो था ना एडिसा, जिसको अपने कंट्रोल में ले रखा था क्रूसेडर्स ने, इसके ऊपर धावा बोला और यहाँ से इन लोगों को यहाँ से भगा दिया।
सबसे पहले एडिसा इनके कंट्रोल में आया। एडिसा जब कंट्रोल में आया तो उसके बाद ये पहुंच गई ये बात बैजेंटाइन के पास पहुंची, बैजेंटाइन से फिर रोमन कैथोलिक चर्च तक पहुंची, और उसके बाद एडिसा के बाद पहुंचने फॉल के बाद क्रिश्चियन अथॉरिटी ने फिर से दूसरे क्रूसेड की बात की कि चलिए अब हमें दोबारा एक युद्ध लड़ना पड़ेगा और एडिसा को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। हालांकि जेरूसलम अभी भी इनके कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम दूसरा होली वॉर लड़ेंगे इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ। तो अब की बार किसने लीड किया? लुई 7 जो है फ्रांस के राजा थे उस समय, और किंग कॉर्नोड जो हैं उस समय जर्मनी के राजा हुआ करते थे। इन दोनों ने मिलकर दूसरे क्रूसेड को एक तरीके से लीड किया। 1147 में इन्होंने दूसरे क्रूसेड का आह्वान कर दिया था। तो लुई 16-17 आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, वो उससे पहले देखो 7th जो था, लुई 7 उस समय का समय चल रहा है, 12वीं शताब्दी चल रही है, तो लुई 7 था उस समय फ्रांस का राजा। इन दोनों ने मिलके दूसरा क्रूसेड शुरू हुआ, और ये राइन लैंड वाला जो इलाका है ना, राइन वाला जो जर्मनी, फ्रांस और इनके बीच में क्या बोलते हैं बेल्जियम के पास में पड़ता है, यहाँ से इन्होंने दूसरा क्रूसेड शुरू हुआ। फिर कॉन्स्टेंटिनोपल आए, फिर नीशिया, और यहाँ पे एंटियोक, दमास्कस तक। दमास्कस आप जानते हैं सीरिया की कैपिटल है, यहाँ तक ये पहुँच गए थे। ठीक है, तो फिर दूसरा जब हुआ तो इन्होंने 50,000 की संख्या में ये लोग आए। एक साथ 50,000 की आर्मी ने जब अटैक किया लुई और कॉर्नोड की, उसके बाद भी इस्लामिक वर्ल्ड अब की बार तैयार था। और ये जो रूलर थे नूरुद्दीन, जो उस समय रूलर हुआ करते थे दमास्कस के, और मोसूल के जो उस समय गवर्नर थे जांघी, जिन्होंने कंट्रोल किया था एडिसा को, इनकी फोर्सेज ने, इनकी कंबाइंड फोर्सेज ने इन जो आर्मी थी क्रूसेडर्स की, इनको बुरी तरीके से यहाँ पे एक तरीके से हरा दिया। तो बुरी तरह से ह्यूमिलेटिंग एक तरीके से डिफीट थी क्रूसेडर्स के लिए दूसरा जो क्रूसेड था। पहले क्रूसेड्स में क्रूसेडर्स की जीत हुई, दूसरे में इनकी हार हुई, दूसरे में इस्लामिक वर्ल्ड के जो लोग हैं वो जीत गए। तो यहाँ तक अभी भी जेरूसलम है वो इनके पास ही है, क्रूसेडर्स के पास है, क्रूसेडर किंगडम्स के पास है, लेकिन एडिसा इनके हाथ से जा चुका है। एडिसा में मोसूल के जो गवर्नर हैं उन्होंने इसको कंट्रोल कर ले लिया है, सेल्जुक तुर्क ने फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब तीसरे क्रूसेड की बात आती है, और तीसरे क्रूसेड में एंट्री होती है सलादीन की। सलादीन कौन थे? नूरुद्दीन की जो फोर्सेस थी उसमें एक जनरल हुआ करता था सिरूख, और शिरुख का भतीजा था सलादीन। और सलादीन बहुत इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता है इस्लामिक अरब वर्ल्ड में। ये खुद तो सुन्नी मुस्लिम था, लेकिन इसने एक तरीके से सबको एक ही मतलब झंडे की तरह इकट्ठा कर दिया था। इसने कहा था सारे इस्लामिक वर्ल्ड को कि हमारी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि इन क्रिश्चियंस को यहाँ से भगाना है, इनके खिलाफ जिहाद, इनके खिलाफ इस जो होली वॉरफेयर हमें छेड़ना है। उसके बाद हम अपने मुद्दों को हम बाद में निपटा लेंगे, पहले हमें क्या करना है, इन क्रिश्चियन फोर्सेज को यहाँ से भगाना है। और उसके बाद जब ये जो नूरुद्दीन की डेथ हुई, उसके बाद सिरुखुद्दीन की जो डेथ हुई, इसके बाद जो है सलाउद्दीन जो है 1174 में यहाँ पे जो इलाका था मोसुल वाला, यहाँ का गवर्नर बना। उसके बाद यहाँ पे ये सुल्तान खुद को उसने घोषित कर दिया था। तो इसने क्या हुआ, बुरी तरीके से जो जेरूसलम के ऊपर अपने कैंपेन शुरू किए, कंटिन्यूसली कैंपेन किए। जेरूसलम में जो उस समय जेरूसलम किसके कंट्रोल में था? क्रूसेडर्स के। क्रूसेडर स्टेट था अभी तक, लेकिन उसके बाद सलादीन ने 1187 में अटैक करने शुरू किए और धीरे धीरे करके काफ़ी सारे हिस्से को जेरूसलम को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो फिर से जेरूसलम इस्लामिक वर्ल्ड के हाथ में आ गया था, और यहाँ से जो क्रूसेडर्स हैं उनके हाथ से खुद कुछ हिस्सा उनके पास बचा था, लेकिन काफ़ी हद तक इनके हाथ से निकल गया था। तो इस तरीके से जब सलादीन ने जेरूसलम को फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया, तो अब आप जानते हैं कि तीसरा क्रूसेड तो होना ही था। तो ये 1187 में जो ही सलादीन ने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लिया, ये न्यूज़ पहुंच गई वहाँ पे, यूरोपियन वर्ल्ड में पहुंच गई, और उन्होंने तीसरे क्रूसेड की बात कर दी। और तीसरे क्रूसेड की बात किसके खिलाफ थी? अयूबीन सुल्तान सलादीन के खिलाफ 1187 में ये शुरू हुई। और कौन थे जो लोग इस तीसरे क्रूसेड को लीड कर रहे थे? इसको कहा जाता है क्रूसेड ऑफ किंग्स क्रूसेड। राजा बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर, इसीलिए इसको किंग्स क्रूसेड कहा जाता है। फेडरिक बारबारोस और फिलिप सेकंड ऑफ फ्रांस और रिचर्ड द लायन हार्ट, ये तीन लोग थे। बारबारोस, फिलिप सेकंड और रिचर्ड द लायन हार्ट इनको बोला जाता है। ये इंग्लैंड के राजा थे, ये फ्रांस के राजा थे, ये बारबारोस। इन तीनों ने सलादीन के खिलाफ कैंपेन करने की बात ठानी। तीनों ने मिलके सलादीन की आर्मी को ऑब्वियसली डिफीट कर ही दिया एक बार के लिए। तो सलादीन 1191 में एक लड़ाई हुई, सितंबर 1191 में,
रिचर्ड जो लायन हार्ट है, ये मैन थे इसके अंदर, लीडर में भी रिचर्ड द लायन हार्ट थे, इन्होंने और इनके बीच में ही मैन लड़ाई हुई। तो एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ अरसुफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल था इस थर्ड क्रूसेड का। इस लड़ाई के अंदर रिचर्ड की फोर्सेस जीत गई और सलादीन की फोर्सेस हार गई। उसके बाद जो है रिचर्ड आगे काफ़ी बढ़ चुके थे और वो बहुत सारी सिटीज़ को कैप्चर कर रहे थे, सिटी बाय सिटी यहाँ पे जो है, यहाँ जो अरब फोर्सेस थी उनको पीछे धकेल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में नहीं लिया, जेरूसलम को सीज करने से उन्होंने मना कर दिया, रिट्रीट कर दिया। क्यों किया? इस बात पे काफ़ी इतिहासकारों में मतभेद है और काफ़ी लोग इससे सरप्राइज थे कि लड़ाई तो मेन जेरूसलम के लिए ही थी और जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेने के लिए मना कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? तो ये कारण क्या था इसके पीछे का? कारण ये था कि एक तो रिचर्ड फर्स्ट ये जानते थे कि अगर एक बार के लिए ये जेरूसलम को अपने कंट्रोल में ले भी लें तो यहाँ की जो अरब पॉपुलेशन है वो इनके खिलाफ फिर से जिहाद छेड़ देगी और फिर से इनसे ये सिटी हो सकता है छीन ले। और उसके बाद ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से मामला जो है वो किसी ट्रीटी के थ्रू अगर ख़त्म हो तो ज़्यादा अच्छा है। पहले की तरह अगर यहाँ पे मारकाट हुई तो फिर हम वापस जाएंगे, वापस इंग्लैंड पहुँचूंगा मैं, फिर से यहाँ पे मेरी फोर्सेस को ख़त्म कर दिया जाएगा और मार दिया जाएगा और ये युद्ध ख़त्म ही नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, 1192 के सितंबर में ही रिचर्ड और सलादीन के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, पीस ट्रीटी हुई, जिसमें जेरूसलम को फिर से जो पहले जैसा स्टेटस दिया गया फिर से इन्हीं के कंट्रोल में रहा, जो क्रूसेडर्स थे उनके कंट्रोल में रहा, कुछ हिस्सा यहाँ पे रहा, सलादीन के पास भी रहा। तो फिर से एक तरीके से बीच का इन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की और ये कहा गया कि जो क्रिश्चियंस लोग जो यहाँ पे पूजा करने आएंगे उनको रोका नहीं जाएगा। तो सलादीन ने कहा कि ठीक है, उनको हम नहीं रोकेंगे और यहाँ पे थर्ड क्रूसेड खत्म हो गया। किसी भी की भी यहाँ पे हार या जीत नहीं हुई। अगर आप बात करें अपर हैंड की तो यहाँ पे रिचर्ड फर्स्ट जो है उनका काफ़ी अपर हैंड था। वो चाहते तो एक बार के लिए हो सकता है जेरूसलम को हरा सकते थे, यहाँ पे सलादीन की फोर्सेज को हरा सकते थे, लेकिन ये किया नहीं तो हम इस बात को कह नहीं सकते। तो ये तीसरा क्रूसेड यहां पे खत्म हो गया। अब ये है चौथा क्रूसेड। फोर्थ क्रूसेड जो है ये हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल के खिलाफ, बैजेंटाइन के खिलाफ। इसको कहा जाता है द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फॉल है वो एक बार तो 1153 में कंप्लीट, 1453 में तो कंप्लीटली हो गया था, वो अलग है। ये पहले वाला जो क्रूसेड्स के दौरान हुआ उसको समझिए। अब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बैजेंटाइन और जो यूरोपियन जो रूलर्स थे उनके बीच में एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट था, पॉलिटिकल स्ट्रगल था उनके बीच में, पावर स्ट्रगल था, क्योंकि क्रूसेड्स यहाँ पे आते थे तो क्रूसेड स्टेट्स बन गए, लेकिन बैजेंटाइन का कोई ज़्यादा भला हुआ नहीं इन क्रूसेड्स के थ्रू, क्योंकि उनका तो एम्पायर उतना ही था जितना वो पहले था। तो इनके बीच में एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था और बैजेंटाइन है वो रोमन कैथोलिक चर्च की पावर को भी, जो पेपल पावर थी उसको भी एक तरीके से वो करता था, चैलेंज करता था। तो पोप ने अब की बार, अब जो पोप थे यहाँ पे वो थे पोप इनोसेंट थर्ड, इनका नाम था पोप इनोसेंट थर्ड। ये व्यक्ति जो है इन्होंने क्या किया कि कहा कि अब हमें बैजेंटाइन को भी हिराना पड़ेगा, क्योंकि बैजेंटाइन जो है वो क्रिश्चियन अथॉरिटी जो है, जो पोप की अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रहा है, उसको चैलेंज कर रहा है। तो इसीलिए एलेक्सियस थर्ड था उस समय राजा, तो एलेक्सियस थर्ड को यहाँ से राजगद्दी से हटाया गया। उसके बाद 1203 आते आते एलेक्सियस फोर्थ जो है वो राजा बना। एलेक्सियस फोर्थ राजा बना, उसके बाद भी यहाँ पे जो रोमन चर्च है उसकी सत्ता को चैलेंज किया गया बार बार, बैजेंटाइन के द्वारा बार बार एक तरीके से रोमन कैथोलिक चर्च को उसकी जो पावर है उसको नहीं माना गया, उसको इतना इज्जत नहीं दी गई जितना वो मांग रहे थे। और उस समय आप जानते हैं कि पोप की अथॉरिटी को चैलेंज करना मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज था, क्रिश्चियन वर्ल्ड के खिलाफ जाने वाली बात थी। तो इसीलिए क्या हुआ, बैजेंटाइन के खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ, डाइवर्ट कर दिया गया सारा का सारा मामला, जो कि पहले हमेशा जो क्रूसेड हुआ करते थे वो जेरूसलम के लिए होते थे, अब की बार जो लड़ाई थी वो बैजेंटाइन के खिलाफ कर दी पोप इनोसेंट थर्ड ने। उसके बाद क्रूसेड जो हुआ फोर्थ क्रूसेड, उसके बाद बुरी तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल जो राजधानी थी बैजेंटाइन की उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और यहाँ से इसको बोला जाता है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक, तो ये फोर्थ क्रूसेड था। चौथे क्रूसेड में अपने ही जो क्रिश्चियन एक तरीके से अंपायर था जो बैजेंटाइन है उसके खिलाफ ये अटैक था। उसके बाद जो लेटर क्रूसेड थे, पांचवा, छठा, सातवां और लास्ट आठवां, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ अचीव नहीं हुआ, किसी भी फोर्स को इतना अचीव नहीं हुआ। अभी देखो इस्लामिक जो स्टेट्स थे उनका एक
तरह से प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। इससे एक के बाद एक ये जो 1217 में जो क्रूसेड हुआ उसमें मुस्लिम विक्ट्री हुई, 1228-29 में जो छठा क्रूसेड हुआ उसमें एक तरीके से जो क्रूसेडर्स की डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो हुई, लेकिन जेरूसलम जो है वो क्रूसेड्स को मिल तो गया, लेकिन बाकी जो जगह थी उनमें धीरे धीरे इनका प्रभाव खत्म होता जा रहा था। इस्लामिक जो फोर्सेस थी वो इनको पुश कर रही थी, पीछे कर रही थी। 1248 से 54 के बीच में जो सातवां क्रूसेड हुआ, छठे और सातवां क्रूसेड, इसमें मुस्लिम विक्ट्री हुई फिर से। तो इस तरीके से जो क्रूसेड्स थे उसमें ज़्यादा कुछ अचीव हुआ नहीं, बीच का सा रहता था, चीज़ें रहती थी। और जो फाइनल क्रूसेड रहा ना, जिसको 1270 वाला माना जाता है, कहीं आपको 1291 में जो फाइनल क्रूसेड नहीं है वो तो निकाल ही दिया गया था इनको। इसमें क्या हुआ, लुई 9 जो है उस समय फ्रांस के राजा, उन्होंने हफ्सदीन डायनेस्टी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू करने की बात सोची थी कि हम अब नया एक तरीके से क्रूसेड शुरू करेंगे, जिसमें हम जो इजिप्ट के रास्ते होते हुए सबसे पहले जो क्रिश्चियन साइट्स हैं उसमें पहुंचेंगे, उसके बाद हम लेवांट को फिर से अपने कंट्रोल में करेंगे। लेवांट यानी कि आज का जो इजराइल वाला हिस्सा है, इसको लेवांट भी कहा जाता था। जेरूसलम को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे धीरे धीरे करके। तो अगस्त 1270 में जब लुई 9 की डेथ हो गई तो उसके बाद ये कैंपेन जो है ये अधूरा रह गया, पूरी तरीके से फुल फ्लैश तरीके से शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ये कैंपेन खत्म हो गया। तो ये फाइनल क्रूसेड था, ये क्रूसेड हुआ ही नहीं। उसके बाद हुआ लेकिन पूरा फुल फ्लैश तरीके से नहीं हुआ। और क्रूसेड्स का अंत कब हुआ, 1291 में। 1291 में क्या हुआ, जो भी क्रूसेडर्स यहाँ पे बचे थे उसमें एक ही सिटी थी जिसके ऊपर इनका कंट्रोल था, वो था एक्रे। एक्रे जो है मामलुक डायनेस्टी ने इसको भी इनसे छीन लिया। मामलुक डायनेस्टी वैसी ही थी जैसे भारत में गुलाम डायनेस्टी थी ना, स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक वाली, उसी तरीके से इस इस्लामिक वर्ल्ड में भी मामलुक जो थे, जो एक तरीके से स्लेव हुआ करते थे, उन्होंने सत्ता अपने कंट्रोल में ले ली थी। तो 1291 में आते आते एक्रे वाली जो जगह थी वो भी मुस्लिम मामलुक्स के कंट्रोल में आ गई थी। और इनके बाद माना जाता है कि ये जो है क्रूसेडर्स का अंत हो जाता है। और उसके बाद कोई ज़्यादा बड़े एफर्ट नहीं किए गए इस्लामिक वर्ल्ड के द्वारा, क्रिश्चियन वर्ल्ड के द्वारा, कि फिर से हम इस जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लें। और जेरूसलम को अपने कंट्रोल में लेने के लिए छोटे मोटे कैंपेन बाद में भी हुए हैं, काफ़ी संख्या में, 16वीं शताब्दी तक चले हैं कुछ लोगों का मानना है, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। अब ये जो जेरूसलम, लेवांट और पैलेस्टाइन वाला इलाका है ये अरब लोगों के ही कंट्रोल में रहा आने वाले समय में। तो अगर बात करें क्रूसेड्स की, तो इसमें फाइनल विक्ट्री तो अरब लोगों की ही हुई, ठीक है, इस्लामिक लोगों की विक्ट्री हुई। शुरुआत के जो 2-3 क्रूसेड्स थे उसमें काफ़ी अपर हैंड रहा था क्रूसेडर्स का, यानी कि क्रिश्चियंस का रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे वो हार गए। 13वीं शताब्दी के अंत आते आते सारा का सारा जो कंट्रोल है इस रीजन का वो इस्लाम के रूलर्स के हाथ में ही आ गया। उसके बाद 1453 आते आते तो पूरी तरीके से बैजेंटाइन को भी ओटोमन ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ओटोमन अपना पावरफुल अंपायर बन गया था यहाँ पे, ठीक है। तो आगे चल के ज़्यादा कुछ क्रूसेडर्स को मिला नहीं, लेकिन उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि उनका अंपायर ज़रूर बड़ा हुआ। और जो अथॉरिटी थी, जो एक तरीके से रोमन कैथोलिक रिलीजन की, रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी, वो दुनिया भर में एक तरीके से दिखने लग गई कि कितने पावरफुल है जो रोमन कैथोलिक चर्च है ये। उसका जो है उसके पास खूब पैसा भी आया, पोप के पास काफ़ी पावर हुई, उनकी इंक्रीज हुई, वेल्थ इंक्रीज हुई। लेकिन एंड ऑफ द डे ये चीज़ लोगों को भी समझ में आने लग गई काफ़ी हद तक। जो दूसरे जो लिबरल लोग थे, जो धर्म युद्ध जैसी चीज़ों में ज़्यादा मानते नहीं थे और मारकाट में और इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे कि जेरूसलम को कंट्रोल करने के लिए इतने लोगों का खून बहाना चाहिए, ऐसी चीज़ जो नहीं मानते थे, उनमें आगे चल के एक रिफॉर्मेशन भी हुआ जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है। और पेपल अथॉरिटी जो है एंड ऑफ द डे धीरे धीरे करके उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें जब होती हैं आगे चल के, ये क्रूसेड्स के आप इफ़ेक्ट्स मान सकते हैं कि काफ़ी सारे इसके इस तरीके के इफ़ेक्ट्स हुए, जिससे आपको देखने को मिलेगा आगे चल के। जब आप देखेंगे कि 15वीं शताब्दी आती है, 14वीं-15वीं शताब्दी आती है, तो धीरे धीरे करके अरब रीजन में जो इस्लामिक पावर है वो ज़्यादा पावरफुल हो गए वो लोग। और उन्होंने इवन यूरोपियंस को अपना रास्ता भी नहीं दिया ये व्यापार करने के लिए। भारत का रास्ता, भारत में वो व्यापार करते थे, आप जानते हैं वास्को डी गामा भारत किस रास्ते से आया, समुद्र का रास्ता, उसको क्यों ढूंढना पड़ा,
कैप ऑफ गुड होप के थ्रू क्यों आया? क्योंकि उनको दिख रहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड से अगर वो अपना व्यापार करेंगे तो उनको बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो एक तरीके से इनको नए रास्ते ढूंढने पड़े। रेनेसांस का एक टाइम आया, शिप बिल्डिंग वगैरह जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ। इसका एक ये रीज़न माना जाता है। कारण ये है क्योंकि वॉरफेयर जब हुआ रहा था तो उनको एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था, अच्छा बढ़िया तरीके का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था। सप्लाईज के लिए उनको शिप बिल्डिंग करनी पड़ी, तो जहाज़ बनाना, ये सब चीज़ें जो हुई, और फिर एडवेंट्स शुरू हुए, इनके एडवेंचर्स शुरू हुए। तो यूरोपियन जो हैं जब भारत का रास्ता आ रहे थे या फिर दूसरी दुनिया के किसी भी रास्ते जा रहे थे, तो उनको जो जहाज़ें बन गई थी उनके लिए, और जो अरब वर्ल्ड ने उनको नहीं आने दिया, तो इसका भी इस पर प्रभाव रहा था। ठीक है, तो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन जो है आगे चल के इम्प्रूव हुआ, ये भी एक प्रभाव माना जाता है क्रूसेडर्स का। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।